बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8617 यूनिट 7 डिसीजन मेकिंग। तो अब हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग। तो इस चैप्टर में जो इसके ऑब्जेक्टिव है मेनली कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रेशनल डिसीजन मेकिंग या जो उसके कंसेप्ट है, नेचर क्या होता है, प्रोसेस, वो देखेंगे, वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर एलिमेंट या कंसिडरेशन जो स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग में, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग में, वो आप देखेंगे। फिर आप प्रेज़ करना, अप्रिशिएट करना, या फिर जो चीज़ें नेसेसरी हैं, जो टेक्निक नेसेसरी हैं डिसीजन मेकिंग में, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। और फिर इंडिकेट कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो आइडियल वेरियस प्रेशर ग्रुप हैं अफेक्टिवली जो है ना वो वाइल मेकिंग डिसीजन एजुकेशन डिसीजन, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और नेक्स्ट है जी डिस्कस कर पाएंगे डिटेल के साथ कि कौन से मेथड जो है ना वो डिफरेंट ज़रूरी हैं जी रेशनल एजुकेशन के अराइविंग के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए। अब आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग वो कहता है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि इज़ द डिसीजन मेकिंग इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफाई एंड चूजिंग अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डिसीजन मेकर। कि डिसीजन मेकर की परफॉर्मेंस या फिर उसकी वैल्यू के हिसाब से जो उसमें अल्टरनेटिव वगैरह चूज़ किए जाते हैं या आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मेकिंग डिसीजन जो है ना वो इम्प्लाई की जाती है, कहते हैं कि दैट देर आर अल्टरनेटिव चॉइस टू बी कंसिडर के इस तरह फैसला किया जाता है कि कुछ अल्टरनेटिव चॉइसेस भी हैं जिन पे गौर किया जा सकता है। इस तरह जो है ना वी वांट नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई एज मैनी एज दीज अल्टरनेटिव एज पॉसिबल बट टू चूज़ द वन दैट बेस्ट फिट्स विद आवर गोल। तो वो कहता है कि इससे ये हमें फैसला होता है कि जब डिसीजन आप बना लेते हैं तो आपको जो है ना ये नहीं होता कि आपके पास सोल्यूशन कितने, बल्कि आप वो चूज़ करते हो जो सबसे बेस्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव, डिज़ायर्स, वैल्यूज़ और सो ऑन ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जनरल वो कहता है कि डिसीजन मेकिंग जो है कुछ फॉलोइंग स्टेप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर रिक्वायरमेंट उसकी डिटरमिन करना, देन जो है ना इस्टेब्लिश करना गोल। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यानी आपने डिफ़ाइन की, फिर आपने रिक्वायरमेंट देखी, फिर आपने इस्टेब्लिश किया जो गोल, फिर आपने उसके अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए, और आफ्टर दैट जो है ना आपने क्राइटेरिया पे डिफाइन किया किस क्राइटेरिया पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। फिर आपने सिलेक्शन की कि कौन सा जो है ना आपने टूल यूज़ करना है, इवालुएट करना है अल्टरनेटिव जो है ना अगेंस्ट क्राइटेरिया एंड वैलिडेट सोल्यूशन अगेंस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो उसने बताया कि आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है। तो इसमें जो डिसीजन मेकर होता है उसके सबसे पहले आपने अल्टरनेटिव वगैरह या उसने चूज़ करनी होती हैं चीज़ें। फिर डिसीजन मेकिंग में वो कहता है कि आप कंसीडर करते हैं कि कौन सा जो है ना वो बेस्ट वे है, उसको चूज़ करते हैं। फिर वो कहता है डिसीजन मेकिंग को कुछ फॉलोइंग स्टेप में डिवाइड किया। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, फिर आपने डिटरमिन करना है रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉब्लम को, ठीक है। देन फिर जाना आपने गोल इस्टेब्लिश करने और आइडेंटिफाई करने अल्टरनेटिव्स, और देन जो है ना फिर आपने एक्सप्लेन करना है क्राइटेरिया, और डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो अब सबसे पहले इसमें मैनेजमेंट का फंक्शन आता है देखा जाए तो। फिर प्लान किया जाता है, प्लानिंग करने के बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है, और फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, लीड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फिर यानी डिसीजन मेक करने के बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, फिर लीडिंग की जाती है, और फिर कंट्रोल की जाती है एंड पे। अब कम्प्लेक्सिटी क्या है डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन में। तो डिसीजन जो है ना वो मैनी डिफरेंट कंडीशन में अराइज होते हैं। तो कुछ डिसीजन जो होते हैं वो प्रॉम्प्ट किए जाते हैं बाय परफॉर्मेंस डेली रूटीन वर्क के साथ, और कुछ जो है ना वो नीड टू चेंज आते हैं कि वर्क की जो स्ट्रेटजी है वो वगैरह चेंज करने के लिए होते हैं। कि डिसीजन कभी भी आ सकते हैं, आप डेली की रूटीन कर रहे हो तो आप तब भी कोई डिसीजन लेते हो, या फिर जो है ना आप कोई ऐसा काम आपको ज़रूरत पड़ गया तो तब भी जो है ना वो आप डिसीजन ही लेते हो। अब डेल ने जो है ना वो डिसीजन को है ना अंडर 5 हेडिंग में उसको क्लासीफाई किया है। सबसे पहले कहता था विच आर ऑफ रूटीन नेचर, के रूटीन के नेचर के फैसले हैं आपके जो आप रूटीन वाइज करते हो कि जी मैंने आज पढ़ाना है या टेस्ट लेना है, इस तरह जो है ना। फिर जो है ना डिसीजन विच अफेक्ट सेवरल एरियाज़। तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो सेवरल एरियाज़ यानी वो मल्टी डायरेक्शन होते हैं, वो काफ़ी एरियाज़ को एक टाइम पे जो है ना वो इफेक्ट करते हैं। फिर डिसीजन वेयर अनसर्टेनिटी इज़ अ फैक्टर, के जहाँ पे यकीनी हो, जहाँ कोई एतमाद ना हो, वहाँ पे फिर एक फैक्टर हो जाता है। डिसीजन वेयर अनसर्टेनिटी इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर, जहाँ पे जो है ना डाउट्स हों तो वहाँ पे भी जो है ना एक डोमिनेंट फैक्टर होता है। डिसीजन अबाउट पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजी, तो पॉलिसी और स्ट्रेटजी के लिए जो है ना वो लिहाज से डिसीजन बनाना कि आपने इस दफ़ा क्या पॉलिसी बनानी है, एजुकेशन करिकुलम में क्या चेंजिंग करनी है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर स्ट्रेटजी किसके साथ जो है ना वो ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है। अब वो नीचे है द मैनेजर वाइल अलाउइंग इट गिव इंस्ट्रक्शन दैट चिल्ड्रन ऑफ ऑल पेरेंट्स विद सिमिलर सर्कमस्टेंस बी एग्जाम्प्टेड लाइक वाइज। अब जो वो कहता है कि मैनेजर जो होते हैं हाई इक्वलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉन्शियस होते हैं फैक्ट दैट देयर डिसीजन कुड बिकम पॉलिसीज़। तो जो मैनेजर वगैरह होते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, वो उनके यही होता है कि वो कॉन्शियस होते हैं कि जो फैक्ट है उनका वो
डिसीजन पॉलिसी बन जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो कोई नो इंटेंशन अलाउइंग देम टू बी पॉलिसीज दे वुड स्पेसिफिकली, तो वो फिर इतनी उस पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि वो क्लियरली उनका पर्टिकुलर डिसीजन जो होता है वो सिंगल शॉट डिसीजन होता है। उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कॉमनली इन यूज़ और इट शैल होवर नॉट बी टू नॉट बी आ प्रेसिडेंट एंड इट शैल बी विदाउट प्रिजॉइस। तो वो फिर उनकी मर्ज़ी के होते हैं, वन शॉट होते हैं, उनको पता होता है कि उनके जो फैसले हैं वो कभी भी जो है ना वो पावरफुल होते हैं, तो वो पॉलिसी बन जाते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस पर इतना लागू करने की। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी कि पॉलिसी जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं, क्योंकि यही एक्शन होते हैं, यही चीज़ें होती हैं जो गाइड करते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो स्ट्रेटजीज़ वगैरह आप डेवलप करते हो, ताकि आप देखो कि डिफरेंट जो है ना काइंड ऑफ डिसीजन या सम टाइम बेटर और आप रिलेटेड डिसीजन जो है ना डिज़ाइन करें, ताकि जो आपकी अनप्रिडिक्टेबल कंटिन्यूस या रेजिस्टेंस है वो या ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपको मीट हो जाए। अब नीचे मोनाखन ने जो है ना या हाँ उसने करेक्टराइज किया था जी एजुकेशन डिसीजन ऑफ सब्सटेंस एंड डिसीजन ऑफ प्रोसीजर में। तो वो कहता है कि डिसीजन जो सब्सटेंस है वो प्राइमरी कंसर्न करता है एम पर्पस कंटेंट एम्फिसाइजिंग टेंडेंसी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के, एजुकेशन प्रोग्राम की कितनी टेंडेंसी है उसमें, एम क्या है उसके, कंटेंट क्या है उसमें। तो इन सब से तो ये उसमें सवाल कुछ उठाता है कि वाट एंड जो है ना वेयर एंड वाट स्कूल building should be constructed and how should they be equipped, who should be administrator and staff member, what should be। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन करता है इसमें। और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ प्रोसीजर के, प्रोसीजर आपने फिर कैसा करना। तो इसमें आपने देखा कि सब्सटेंस कौन कौन सी चीज़ें आपने स्टाफ मेंबर और करिकुलम वगैरह, और दूसरे में आपने जो है ना वो प्रोसीजर करना होता है कि कैसे जो है ना वो अच्छी ट्रेनिंग अच्छी टीचिंग से ये चीज़ें सारी हल हो सकती हैं। अब नेचर ऑफ डिसीजन क्या होता है कि वो कहता है कि जनरली जो है ना वो स्कॉलर जो होते हैं स्कॉलरली वो डिसीजन कंक्लूड करते हैं और टर्मिनेट्स करते हैं ए प्रोसेस। एंड ऑफ द पॉइंट जो है ना वो प्रोसेस जो होता है वो व्यू किया जाता है एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर के साथ, कि एक ख़त्म होता है दूसरा उसको। तो एवरीबॉडी जो है ना वो अपने अफेयर वगैरह डिसाइड करता है, प्रोफेशन जो है ना वो चूज़ करते हैं कि को जॉब कौन सी जॉब करनी है, होम टू किससे शादी करनी है। तो इस तरह के जो है ना वो क्वेश्चन होंगे इस तरह के। देन वो कहता है कि एक गुड जो डिसीजन होता है वो मेजर कंसर्न होता है उसका एथिक्स का, बिकॉज विदाउट डिफाइनिंग गुड वन कैन नॉट कंसीव ऑफ ए गुड डिसीजन मैनी फिलासफर हैव मेंटेन। तो फिलासफी के लिए जो है ना वो डिसीजन के लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करें। दैट गुड इज़ ए रिलेटिव टर्म एंड जनरली इट इम्प्लाइज विद व्हाट अ पर्टिकुलर पर्सन वांट्स चूज एंड विशेस टू अचीव। तो ये उन चीज़ों पे अप्लाई होता है कि एक बंदा क्या चाहता है, क्या चूज़ करता है और क्या उसकी विश है। फिर नेक्स्ट है जी कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कहता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो डू नॉट अकर एज डिस्क्रीट एंड आइसोलेटेड एक्टिविटी। वो कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है कि ठीक है आपने अकेले बैठे इसको फैसला कर लिया अकेले में, ना कोई डिस्क्रीट है। बल्कि फिशर और जो थॉमस है उनके मुताबिक जो उन्होंने कहा कि दे आर द पार्ट ऑफ द रैप एंड वूफ ऑफ लाइफ एंड वी लिफ्ट वन आउट हेयर एंड देयर इन एन आर्टिफिशियल मैनर फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। तो वो कहता है कि ये पार्ट है, रैप है एंड वूफ हैं लाइफ के। तो कोई भी जो है ना उनको लिफ्ट वन आउट हेयर एंड देयर इन एन आर्टिफिशियल मैनर में वो इसको पर्पज़ ऑफ एनालिसिस के लिए नहीं कर सकता, बल्कि वो ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस लिफ्टिंग आउट एंड सच मॉनिटरी आइसोलेशन इज़ नेसेसरी फॉर वी कैन लुक आफ्टर फॉर वी कैन लुक एट ऑल फैक्टर एट द सेम टाइम इन थ्रू सिमेट्रिक फैशन में जो है ना वो आप इनको नहीं देखते। अब लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं। तो कुछ लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि इवन जो है ना कर्सरी ग्लैंस एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवर स्कूल सिस्टम विल रिवील इट्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो वो कहता है कि क्लासरूम जो टीचर होते हैं वो आपको हेडमास्टर सुपरवाइज़र डायरेक्टर करिकुलम लेवल पे अगर देखा जाए तो वो यानी टीचर से लेके ऊपर वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी वहाँ तक जो है ना वो हर बंदा अपने अपने कुछ डिसीजन मेकिंग करता है। अब फिशर एंड थॉमस ने जो है ना वो इसको कहा है कि जी इट इज़ मोर एक्यूरेट टू शो दैट द डिसीजन मेड एट द हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हायरार्की हैव कंसिक्वेंसली ब्रॉडर इन स्कोप दैन दोज ऑफ मेड एट लोअर लेवल। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एजुकेशन में डिसीजन मेकिंग की जाती है हायर लेवल पे यानी जो पॉलिसी बनाने वाले या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या डीओ वगैरह हैं या उनकी जो है ना वो ज़्यादा मायने रखती है एज़ कम्पेयर टू टीचर वगैरह या लोअर लेवल वाले।
तो इस तरह इसने कुछ फॉलोइंग जो है ना इनको लेवल्स को में इनको डिवाइड किया। अब सबसे पहला लेवल आता है कि टीचर जो डिसीजन बनाते हैं। अब टीचर जो है ना वो सबसे छोटा, यानी इस पूरे स्कूल के एक निज़ाम में सबसे छोटा जो है ना वो, यानी सबसे लोअर लेवल पे आता है टीचर के। सबसे पहले टीचर का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। तो क्लासरूम में टीचर जो है ना उसकी मैथडोलॉजी में टीचिंग मैथडोलॉजी, इंडिविजुअल इंटेंशन और क्लासरूम एक्टिविटी जो है ना वो इंक्लूड की जाती है। तो टीचर डिसाइड करता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, किसको वो करिकुलम कौन सा सिलेक्ट करता है, कौन किसको पढ़ाएगा और हाउ मच अटेंशन उसको चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है जी हेडमास्टर, टीचर के बाद। तो हेडमास्टर जो है ना, या लोकल हेडमास्टर या फिर सुपरवाइज़र जो होता है ना, इज़ द हेडमास्टर होता है। तो वो डिसाइड करता है कि कब कहाँ और कैसे जो है ना वो रिकमेंड करता है, कुछ काम डिसाइड ड्यूटीज़ वगैरह जो है ना वो असाइन करता है। ये हेडमास्टर का काम होता है। फिर होता है जी डिसीजन मेड बाय द डिपार्टमेंट हाई एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो इनका लेवल होता है डिसीजन इंक्लूड, इनमें ये कंट्रोल करते हैं, अपॉइंट करते हैं, यानी हेडमास्टर अपॉइंट कर दिया, कंट्रोल कर लिया, और कुछ चीज़ें जो है ना वो एजुकेशन मैटर डील करते हैं रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसी मेकिंग करने के लिए। देन है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। तो इंडिविजुअल जो है ना वो कहता है कि कुछ इंडिविजुअली होते हैं डिसीजन, और कुछ जो है ना ग्रुप डिसीजन भी होते हैं। कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली होगा कि एक बंदा जब सिंगली जो है ना एक ख़ास फंक्शनिंग या फिर पॉलिसी फैशन में करता है, अपनी जो है ना रिवील करता है, इंडिविजुअल एजुकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर वाट एवर पोजीशन जो भी उसके पास हो, तो वो जो बनाता है वो इंडिविजुअल डिसीजन होंगे। फिर ग्रुप डिसीजन में क्या है कि जब डिसीजन बनाए जाएँ और फंक्शनिंग विद इन पॉलिसी फैशन बाय ग्रुप के लिहाज से। अब चेस्टर आई बर्नर्ड ने जो है ना वो कहा था कि उसने डिस्टिंग्विश किया जी बिटवीन पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। अकॉर्डिंग टू हिम जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होते हैं कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स वेयर पर्सनल डिसीजन आर नॉट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आप दूसरों को भी डेलीगेट कर सकते हो, जबकि जो अपने होते हैं आप उनमें नहीं कर सकते। जैसे वो कहता है कि एक कंस्ट्रक्शन या स्कोप या सीक्वेंस ऑफ करिकुलम जो होता है वो provision of equipment and preparation of textbooks are generally made by group of educators। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिलेक्ट की जाती हैं, जो स्कूल के लिए सिलेबस कौन सा पढ़ना है, सिंगल करिकुलम कैसे करना है, तो ये सारा जो है ना ग्रुप वो कहता है डिसीजन होते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल टीचर डिसीजन नहीं होता, इंडिविजुअल सिर्फ जो है ना वो एक टीचर के रिलेटेड होते हैं। पॉलिटिशियंस एंड एजुकेशन डिसीजन। अब तो पॉलिटिशियंस वगैरह जो है ना बहुत इवॉल्व करते हैं। इसका मेन कंसर्न होता है कि पॉलिटिशियन जो है ना उनका उन्हें पॉलिसी किस तरह बनाई है, तो उनकी इसकी लाइट में जो है ना वो कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी या जो लॉ ऑफ कंट्री जो है ना, ये द एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसी ऑफ द। तो जो एजुकेशन की एफिशिएंसी है वो इस पॉलिसी की वजह से चेंज होती है। अब अकॉर्डिंग टू गेम ऑन जो एफ लर्न्स है, इसने कहा जी ग्रेट प्रॉब्लम इन लो इनकम कंट्रीज दैट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड दोज ऑफ द एजुकेशन यूजली डू नॉट कंसाइड को इनसाइड। तो ये इस तरह नहीं होता, जो कंट्री में अभी जो है ना वो प्रॉब्लम में जिनकी जहाँ पे इनकम लो है वहाँ पे जो है ना वो इतना इंटरफेयर नहीं हो सकता पॉलिटिशियन, और दो जो है ना वो इतना इसको कंसाइड नहीं करते। अब कुछ जो है ना वो एजुकेशन ट्रेंड्स हैं कि वो कहता है कि डिसीजन मेकर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इंक्रीज़ करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के। ऐसे डिसीजन बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्प करेंगे। फिर रिड्यूस करते हैं टाइम अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, टाइम कम से कम टाइम में जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। इंक्रीज़ करते हैं एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनअप्रोप्रिएट डिसीजन, नामनासिब डिसीजन के जो है ना जो कॉन्सिक्वेंसेज अगर उसके कोई एडवर्स हो सकते हैं उनको भी वो चेंज करते हैं। इंक्रीज़ करते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन को भी इंक्रीज़ होती है। ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं कि कोई इनअप्रोप्रिएट डिसीजन हो गया या डिसीजन मेकिंग टाइम रिड्यूस्ड है, फिर जो है ना वो इंक्रीज़ है कम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज़ है इंपॉर्टेंस। तो ये सारी चीज़ें करती हैं। चेंजिंग पैटर्न ऑफ डिसीजन मेकिंग अब कैसे है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हिस्ट्री जो है ना वो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए पास्ट के, और ऑलमोस्ट वो कह रही है कि ये ऑल फेजेस ऑफ जो ह्यूमन डिसीजन होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर वर हैंडेड डाउन फ्रॉम ए सिलेक्टेड फ्यू टू द मैनी। और जो इम्पीरियल कमांड होती है वो लॉन्ग शॉर्ट मॉडस ऑपरेटी ऑफ सोसाइटीज़ होती है। वो इस कंसेप्ट को लिए हुए कहता है उसके कुछ जो है ना प्रॉबेबल एक्शंस होते हैं जो इन चीज़ों में चेंजिंग जो पैटर्न होता है उसका। अब इसमें सबसे पहले का द सिग्निफिकेंट राइज इन द जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि एक जो साइंटिफिक राइज है जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन में कि वो ओवरऑल वर्ल्ड दुनिया की पॉपुलेशन में। फिर द ट्रेमेंडस इफेक्ट है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है इसका राइज हुआ है, टेक्नोलॉजी के राइज हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियल है डिसीजन मेकिंग में। फिर वो कह रहा है कि डिफ्यूजिंग आइडियाज़ विच इंक्लूड ए हेल्थी परस्पेक्टिव फॉर द इंटेलिजेंस सेंटर
ये एजुकेशन एबिलिटी ऑफ कॉमन मैन। तो ये एक जो है ना डिफ्यूजिंग आइडियाज़ है कि जिसमें क्या होता है कि हेल्थ रिस्पेक्ट वगैरह जो है ना वो ये इंटेलिजेंस या फिर एजुकेबिलिटी कॉमन मैन की चेक की जाती है, उसको डिफ्यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी एलिमेंट्स ऑफ कौन कौन से डिसीजन मेकिंग के। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत नेसेसरी हैं। बेसिकली हर चीज़ के कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ स्टेजेस या कुछ ना कुछ होते हैं एलिमेंट्स जो नेसेसरी होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं, जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो है ना डिसीजन मेकिंग में भी जो है ना कुछ ऐसे ही हैं कि जो चीज़ें कवर करना सोशली, पॉलिटिकली, सोसाइटली, ठीक है, फिर कल्चरल, इस तरह की चीज़ें, इकनॉमिकली चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो गोल आपका सेट होना चाहिए। गोल डिटर्मिनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो है ना एक डिसीजन मेकिंग करने में। तो गोल को जो है ना वो सर्व इंक्लूड पर्सनल गोल जो है ना पर्सनल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल एंड नेशनल। तो इस तरह जो है ना गोल होने चाहिए। इससे जो है ना वो पर्सनल गोल जो होते हैं इनमें जो है ना वो कन्फ्लिक्ट वगैरह आ जाती है, लेकिन जो है ना आपने मोस्टली हारमनी वगैरह देखना है, आपने एम्फसाइज करना होता है कि सोसाइटी के लिहाज से जो है ना वो गोल सेट करने होते हैं। दूसरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके पास करेक्ट या जो करेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको मिसलीड कर सकती है, जबकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही जो है ना वो इंश्योर करें और उसको जो है ना रिसर्च करके तहकीक करके जो है ना वो आप जब इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी और वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट हेल्प करेगी। डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बीमारी का यानी पता लगाना, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो फेल्ट डिफ़िकल्टी के कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो सेंस ऑफ ट्रबल के कुछ चीज़ें जो है ना आपको गड़बड़ लगती हैं, तो आप उनकी पहले डायग्नाइज करते हैं। जैसे न्यू मैन ने वो कहता है कि कॉल इसको कहा था फेल्ट डिफ़िकल्टी और सेंस ऑफ ट्रबल के कुछ ट्रबल होने वाला। तो इस तरह की चीज़ जब आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर ये डायग्नोज हो जाता है। तो ये भी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। फिर अल्टरनेटिव्स। कुछ अल्टरनेटिव्स जो है ना वो होने चाहिए ताकि आप जो है ना आप देखते हो कि एक चीज़ अगर वो नहीं सही हो रही तो उसका अल्टरनेट जब निकालते हो। जैसे वो कह रहा है कि फोर्थ बेसिक जो एलिमेंट है इसको कहते हैं कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब क्रिएटिंग अल्टरनेटिव जो है ना वो कंसेप्ट इंडिविजुअल ग्रुप क्रिएटिविटी और थॉट के इंडिविजुअल इनहेरिटेंट जो है ना क्रिएटिविटी। तो इन बेसिकली जो है ना इसका मतलब ये है कि अब जो चीज़ अगर आप किसी को कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है तो आप उसमें जो है ना एडजस्ट करने के लिए उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हो ताकि वो आपको बेटर हो। स्टेट ऑफ नेचर अब कैसी है कि जो है ना वो स्टेट ऑफ नेचर के किस तरह की है ये भी आप पता लगाते हो डिसीजन मेकिंग में। टेक्निक वगैरह यूज़ करते हो, मेथड वगैरह यूज़ करते हो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। और ऐसी प्रॉब्लम जो डिफर अकॉर्डिंग टू वेयर द प्रॉब्लम लाइज और अपीयर्स टू लाई ऑन द सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी कंटिन्यूम। तो टेक्निक को जो है ना वो चूज़ की जाती है ताकि प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व किया जाए इसमें स्टेट ऑफ नेचर देखे। फिर मेथडोलॉजी, आपका मेथड किस तरह का होना चाहिए कि अल्टरनेटिव फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने जो है ना वो सिंपल इंट्यूटिव जजमेंट करते हैं, फेल्स 1 to 8 रेंज। और फिर आप देखते हो अप्रोप्रिएट जो है ना वो मेथड वाला फॉलो करते हो, कुछ टेक्निक वगैरह फॉलो करते हो मेथडोलॉजी में डिसीजन मेकिंग करने में, क्योंकि आपने जो है ना वो जिस लिहाज से बनानी होती है उस लिहाज से आपको मेथड भी आपको पता होने चाहिए। देन वैल्यूज़, आप देखते हो कि जो है ना एक डिसीजन की वैल्यू कितनी है। तो वो आप फिर जो है ना इंडिविजुअल की वैल्यू आप चेक करते हो, गवर्नमेंटल वेलफेयर एजेंसियों वगैरह की जो है ना रोल देखते हो, इंडस्ट्रियल कंसर्न देखते हो, एजुकेशनल। तो इसमें देखते हो कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू, तो उस लिहाज से फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हो। अब डिसीजन मेकर्स की जो है ना वो डिसीजन मेकर्स पर्सनल फिलासफी उसकी होनी चाहिए कि उसकी लाइफ का जो ना आउटलुक हो, वो कार्ड के फिलासफी ऑफ लाइफ हो, उसके कोई लाइफ के रूल्स हों। जैसे वो कह रहे हैं कि रोजिसे डिड दैट पीपल आर इनहेरिटेडली गुड और बैड। तो लोग जो है ना वो देखो पैदाशी तौर पर वो कहता है कि अच्छे या बुरे होते हैं। तो वो कहता है कि अंदर से जो है ना अच्छे या बुरे होते हैं। तो वो इस बात पे लर्निंग जो है कहता है कि पेनफुल एंड अनप्लेजेंट और एन एक्साइटिंग एंड प्लेजेंट एडवेंचर। तो लर्निंग जो है ना वो कुछ लोगों के लिए पेनफुल होती है, अनप्लेजेंट होती है, या फिर जो है ना वो कोई एक्साइटिंग प्लेजेंट एडवांटेज होता है। तो वो इस तरह के जम्पशन दे रहा है डिसीजन मेकर की फ़िलासफ़ी के बारे में कि उन लोगों की कुछ फ़िलासफ़ी होती है और वो उस फ़िलासफ़ी पे काम करते हैं। अब स्टेप्स क्या हैं डिसीजन मेकिंग में। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले हमने उसके पढ़े कि जो थे कि उसकी फंडामेंटल चीज़ें क्या थी, किन चीज़ों का जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। तो हमने उसमें गोल पढ़ा, इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि इन्फॉर्मेशन हो, गोल हो, अल्टरनेटिव हो आपके पास जो है ना फिर आप कुछ मेथडोलॉजी हो। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो तभी जाकर जो है वो आप समझ पाएंगे कि डिसीजन की ज़रूरत क्या है, डिसीजन कैसे स्टेप क्या उनसे फॉलो करने हैं। आप स्टेप क्या है डिसीजन मेकिंग में, वो डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो विजुलाइज की जाता है, सीरीज ऑफ सेट हैं, गोल्स हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, मेथड्स हैं
ये सारी तो एग्जिस्ट करती हैं। अब वो कहता है डिसीजन मेकिंग को जो है ना वो लीडिंग अथॉरिटीज़ रिप्रेजेंट करती हैं इन सिंपल स्टेप। तो पीटर और एफ ट्रैकर ने जो है ना एग्जांपल दी थी कि लिस्ट द स्टेप। उन्होंने न्यूमैन, वारन, हॉर्बर्ट, साइमन, उनने डिस्कस किया इनको मज़ीद डिटेल में। अब इसमें सबसे पहले आता है कि इवाल्वेशन आप कर रहे हो, एक पूरा साइकिल है, यानी इवाल्वेशन कर रहे हो, फिर नीड आप देखते हो डिसीजन क्या है, फिर सबसे पहले तो आप करते हो इवाल्वेशन, इवाल्वेट किया चीज़ों को, फिर आपने नीड फॉर डिसीजन की, नीड फॉर डिसीजन क्या है, किस लिए ज़रूरत है डिसीजन करने की, फिर आप प्रॉब्लम की डेफिनेशन देते हो, फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई करते हो, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल डाटा कलेक्शन करते हो, इन्फॉर्मेशन गेन लेते हो, फिर आप अल्टरनेटिव उसके जनरेट करते हो कि अल्टरनेटिव आपके पास कौन कौन से इवालुएट करते हो अल्टरनेटिव, फिर डिसीजन बनाते हो आप और फिर इम्प्लीमेंट करते हो डिसीजन, मॉनिटर करते हो और एंड पे इवालुएशन करते हो। ये पूरा जो है एक साइकिल है, इस साइकिल पे सारा जो है निज़ाम चलता है कि आप ने रिकॉग्नाइज़ किया, आपने उसकी इवैल्यूएशन की, आपने जो है ना उसको प्रॉब्लम को जो है ना डिफ़ाइन किया, फिर उस पर काम किया, फिर डिसीजन किया और फिर अब नेक्स्ट है जी रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम नीड फॉर डिसीजन। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि प्रॉब्लम है क्या। तो बेसिक जो है ना वो इसमें आप देखते हो क्योंकि आपने एक चीज़ को प्रिवेंशन करना है आपने, या फिर किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढना है, सोल्यूशन ढूंढना है, तो डिसीजन बनाने के लिए सबसे पहले जो होती है वो होती है कि आपने रिकॉग्निशन करनी है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जो है ना वो प्रॉब्लम आ गई है कि बच्चे जो है ना वो इस दफ़ा जो है ना सिलेबस ज़्यादा है, तो फॉर एग्जांपल जो है ना वो आपने कवर करना है जी, पेपर भी करीब आ गए या सिलेबस अभी चेंज हुआ है, बुक्स लेट आई हैं, तो अब जो है ना वो आपने कैसे मैनेज करना। तो ये हो गया, आपने इसकी आपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज़ करनी है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, यानी इस वजह से सिलेबस कवर होने में मुश्किल होगी। तो फिर आपने जो है ना वन एज प्रिवेंशन इज़ वर्थ ऑफ पाउंड ऑफ क्योर, ए फेलियर टू रिकॉग्नाइज ए फेल्ट डिफिकल्टी कैन टर्न इट इनटू एन एक्चुअल वन। तो अगर आपको वो कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, डिफ़िकल्टी नहीं फेल्ट कर पा रहे, तो आप फिर जो है ना एक्चुअल वन से दूर रहेंगे, फिर आपको जो है ना वो फेलियर का रीज़न बनेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले जो है ना रिकॉग्निशन करते हो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। दूसरी चीज़ है जी आप डायग्नोज करते हो उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम का पता लगाते हो। पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम है, अब जो है ना आपने डायग्नोज किया कि जो प्रॉब्लम, द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डायग्नोज सीक टू परसीव प्रॉब्लम्स एंड टू स्टेट देम इनटू कंक्रीट टर्म। अब आपने उसको कंक्रीट टर्म में जो है ना वो किया। अब डायग्नोस्टिक वो स्टेज कहता है कि वो इन्वॉल्व करते हैं पॉसिबल टेक्निक और डिवाइस हेल्प करते हैं क्लैरिफाई द व्हाट द प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम है क्या। आप क्लैरिफाई कुछ ऑब्जेक्ट्स, आप फिर जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको क्लियर करते हो, क्लियरली उनको जो है ना वो इस फेज़ में आप जो है ना डिफ़ाइन करते हो, उनको फिर लेके जो है ना तमाम स्टेक होल्डर वगैरह के सामने रिप्रेजेंट करते हो और कस्टमर के सामने जो है ना वो लास्ट मंथ तक वो कहता है कि फिर आप अब अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हो कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशनल, तो इन्फॉर्मेशन को आप उसको कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो कि आप इर्द गिर्द से जो है ना वो अराउंड से उसके बारे में आप कंसेप्चुअल स्किल्स वगैरह उसकी कलेक्शन करते हो कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम वगैरह का, वो सब कुछ इकट्ठा करके एंड उस पर उससे स्टडी करते हो। फिर डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स है कि अल्टरनेटिव आप डेवलप करते हो इनके कि इस तरह का जो डाटा होता है वो बिफोर अल्टरनेटिव जो है उसको डेवलप किया जाता है। डाटा जो है ना हैंड में वो कहता है कि जब होगा तो आप तभी जो है ना जाके देखोगे कि आपके पास और क्या है, कि आप उसके बेहतर जो है ना, अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि आपने आपके पास बहुत से जो है ना ऑप्शन हों तो आप फिर उसका बेहतर जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप एंड पे जो है ना इवैल्यूएशन करते हो अल्टरनेटिव्स की, कि इवैल्यूएट करते हो चीज़ों को और आप एंड पे देखते हो कि कौन सी चीज़ें जो है कंसीडर करते हो कि कौन सी चीज़ें बेस्ट वर्क करेंगी। इवैल्यूएशन करते हो चीज़ों को और एंड पे उनका जो है ना अल्टरनेटिव ढूंढते हो कि जो है ना फॉर एग्जांपल वो कहता है कि पार्किंसन ने कहा था नोट that very small and very large decision often receives strictly little information the farmer because of their lack of importance, and the latter because of the inability of the decision makers to comprehend their scopes and impacts। तो वो फिर जो है ना उस लिहाज से इम्प्रूव करते हैं ताकि उनकी जो है ना वैल्यूएशन हो और फिर उसकी जो है ना इन्हेंस कर देते हैं चीज़ों को। मेकिंग द डिसीजन आर चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है कि वो कहता है कि इसमें आप क्या करते हो। पार्किंसन ने नोट किया था कि जो एक मैटर ऑफ फैक्ट है, इसमें आप बैलेंसिंग करते हो चीज़ों को विच रिक्वायर्स द इंडिविजुअल बैलेंस हिज पर्सनल जजमेंट एंड वैल्यूज अगेंस्ट द रिजल्ट ऑब्टेन द फार्मल इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, के अल्टरनेटिव के जो फार्मल इवैल्यूएशन करते हो, उनको इवैल्यूएट करते हो, उनके चेकअप करते हो, प्रोसीजर देखते हो कि वो काम हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह जो है ना आपको फिर मेकिंग डिसीजन करने में या चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव करने में हेल्प होती है जब आप उसकी इवैल्यूएट करते हो कि ये
फिर इम्प्लीमेंट करते हो जो चूज़न कोर्स ऑफ एक्शन एंड मोनीटर, आपने जो चीज़ें की हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो, जो आपने डिसीजन किया है। इम्प्लीमेंटेशन वाल होती है गेटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन फ्राम द डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, तो कि उसके जो है ना एक्सेप्ट करना है या नहीं, तो ये फिर आप प्रॉपरली कैरिड आउट करते हो। और अगर डिसीजन ना कैरी आउट हो तो कुछ सम जो है ना फॉलो अप एक्शन जो है ना नीडेड होते हैं, जैसे ट्रैकर ने कहा था कि सेज दैट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो है इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत फिर इंपॉर्टेंट है। तो ये इन सब में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं जी कि उसमें उसके ऑब्जेक्टिव, उसके डायग्नोस्टिक, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी स्टेप्स जो थे, रिकॉग्नाइज किया, डायग्नोस किया, क्लैरिफाई किया, फिर उसकी कलेक्शन एनालिसिस की, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव की, एवेलुएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, और फिर मेकिंग डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन। अब टेक्निक्स क्या हैं ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो कुछ जो है ना टेक्निक स्पेशल यूज़ होती हैं ताकि डिसीजन बनाने में जो हेल्प करें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक है, ऑनरेबल मेथडोलॉजी है, कुछ जजमेंट है। तो इसके लिए कुछ जो है ना ख़ास वो कहता है कि टेक्निक्स वगैरह जो यूज़ होती हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। आप प्रिंसिपल आप जो है ना वो मैनेजमेंट क्या होते हैं कि मैनेजमेंट का आप जो है ना वो कहता है कि ओनली जो फ्यू पीपल बिलीव करते हैं जी कि कुछ प्रिंसिपल या रूल्स वगैरह के, ये बात तो सही है कि कुछ डिसीजन मेकिंग के कुछ ही लोग जो है ना वो रूल या प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। रेगुलेशन वगैरह, गाइडलाइन वगैरह कुछ होती हैं, जैसे कि कुछ रूल्स जो है ना रोड पे वो कहता है कि रूल्स होते हैं कि ग्रीन लॉ या इस तरह जो है ना वो, तो कुछ मैनी वो अथर्स कहता है कि ग्रीन लॉ है, रिचर्ड हैव जो है लिस्टेड कुछ रूल वगैरह उन्होंने दिए थे, तो उस चीज़ों को जो है ना वो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कि आपने जो है ना वो कुछ प्रिंसिपल या रूल वगैरह फॉलो करने होते हैं। फिर है बिहेवियर टेक्निक, तो बिहेवियर टेक्निक में वो कहता है कि ये यूज़ ऑफ बिहेवियर साइंस टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग इज़ एन एक्सट्रीमली यूज़फुल अप्रोच। बहुत कहता है कि बिहेवियर बहुत ही यूज़फुल अप्रोच है, क्योंकि इसमें बिहेवियर जो है ना वो कहता है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर जो है ना वो सिंस कैन बी समराइज्ड बेस्ट बाय साइटिंग हाउ स्पेसिफिक बिहेवियर फाइंडिंग इंटर इनटू डिसीजन मेकिंग मेथडोलॉजी में। तो वन सच जो कहता है कंसेप्ट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग एज एडवोकेटेड बाय, वो कहता है कि रटबर, पी ब्लेक एंड जेन एस जो है ना मोर्टन ने ग्रुप डायनामिक्स की को जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया है। तो इस तरह जो है ना वो कहता है कि बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, बिहेवियर टेक्निक वगैरह डिसीजन मेकिंग में। अब नीचे है जी ह्यूरिस्टिक जो अप्रोचेज है, वो कहता है कि गोर ने कहा था कि ये अल्टरनेटिव जो रेशनल डिसीजन मेकिंग होती है टू अल्टरनेटिव इट अलाउज, ये एक स्ट्रेटजी बनाती है बी रीच्ड व्हेन द प्रेफर्ड पाथ इज़ ब्लैक, जो जब एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो जो है ना ये एक रैशनल जो ह्यूरिस्टिक होती है ये आपको हेल्प करती है। अदर वर्ड में कहता है कि जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच है ये अलाउ करती है डिसीजन मेकर टू कंसीडर लेस रेशनल पाथ, ताकि लेस रेशनल पाथ हो जाए। उसके 3 बेसिक जो सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं वो डिस्क्राइब किए थे हॉटचन ने। अब इकोनॉमिक और जो है ना फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं कुछ, इकॉनमी के लिहाज से जो है ना कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जिनमें इकॉनमी को आपने फेवरेबल में देखना होता है, और फिर जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट के लिहाज से आप जो है ना डेवलप करते हो, अपने लिहाज से फैसले लेते हो। ये चीज़ें भी आप माइंड में रखें कि कॉस्ट कितनी है, आपको आउटपुट क्या मिलेगा। फिर कुछ फाइनेंशियल वगैरह, आपके फंड वगैरह कितना है, आपने इन्वेस्ट कितना करना है, और आउटपुट वगैरह देख के भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो। फिर जो है ना मॉडल अप्रोच डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिस्कस कहता है कि हेक्टर कोरिया ने को कोरिया उसने एजुकेशन प्लानिंग में जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन कहा था, उसमें कि वेदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन और फॉरेन नेशनल सिस्टम 3 बेसिक फैक्टर जो है ना वो कंसिडर किए जाते हैं। इनमें सबसे पहले वो कहता है कि द इनपुट ऑफ एजुकेशन सच एज टीचर, बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल। इनपुट में आते हैं कि जो चीज़ें आप दे रहे हो, यानी टीचर है, बिल्डिंग है, फाइनेंशियल है। अब डिमांड क्या एजुकेशन की, उसमें आप स्कूल एज पॉपुलेशन में देखते हो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की डिमांड क्या है, ठीक है, वो मोस्टली स्टूडेंट किस लेवल के हैं, क्या उनकी डिमांड है। आउटपुट में आप देखते हो कि एजुकेशन सिस्टम क्या डिटर्मिन करता है, एजुकेशन स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का कैसा है। तो ये सारी चीज़ें उसने कुछ फिगर में इस तरह की थी कि सबसे पहले जो है ना आप इधर से अगर देखें अवेलेबल इनपुट्स, आप टीचर वगैरह को वो कह रहा है रिक्वायर्ड इनपुट्स कौन सी हैं, यानी आप स्कूल लेवल के बच्चों में देखता है एजुकेशन सिस्टम का कैसा है। देन जो है ना एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कैसा है, वो किस तरह की एजुकेशन दे रही है। फिर रिक्वायर जो है ना वो एजुकेशन स्ट्रक्चर या सोशो इकोनॉमिक नीड्स क्या हैं, ठीक है, डिमांड वगैरह क्या है। तो फिर एंड पे जो है डिमांड फ्रॉम द पॉपुलेशन इन स्कूल एज में क्या क्या डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिंक कर रहा है, ये सारी चीज़ें कह रहा है कि वो है। तो इनमें इनपुट में वो वही बता रहा है कि टीचर, बिल्डिंग वगैरह है। फिर देखते हैं कि इनपुट डिमांड क्या क्या है कि दौर आज के दौर की, यानी बच्चों की क्या डिमांड है कि वो ऑनलाइन स्टडी करेंगे, उनको फिगर फैक्ट टू फिगर के साथ स्टडी करवाई जाए, उनको जो है ना वो वीडियो वगैरह दिखा के। तो इस तरह जो है ना ये फिर सोशो इकोनॉमिक नीड वगैरह उनकी देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह होती हैं। अब जो है ना इनपुट में वो कह रहा है टीचर्स, बिल्डिंग्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, डिमांड देखी जा रही है, फिर सोशियो इकोनॉमिक नीड्स और एजुकेशन स्ट्रक्चर
ऑफ द पॉपुलेशन। अब रैशनैलिटी क्या है इन डिसीजन मेकिंग? तो रैशनैलिटी जो है ना वो यानी अक्लमंदानी जो है ना, या अक्लमंदाना, या जो है ना अपनी अक्ल की शौरी ताकतों को यूज़ करके जो रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। कि अब वेबस्टर ने जो है ना उसमें न्यू वर्ड डिक्शनरी में डिफाइन किया जिसकी रैशनैलिटी इज़ द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ ए बीइंग रैशनल रीजनेबलनेस और पोजेसिंग और यूजिंग ऑफ रीज़न के रीज़न को यूज़ करना, कोई रीज़न दे के चीज़ों को जो आप डिसीजन बनाते हो, ये बहुत ही वो कहता है कि इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वेबस्टर जो था। फिर निकोलस ने जो है ना वो एग्री किया कि दिस से इज, उसने कहा जी कि डेफिनेशन स्टेटेड दैट एक्चुअली एन ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन अटैम्प्टिंग टू कन्वे द यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ रैशनली एंड रीज़न के। रीज़न और रैशनली के जो है ना यूनिवर्सल मीनिंग को ये देता है कि डिक्शनरी में उसने फिर इंडिकेट किया कि रीज़न जो है ना फाउंडेशन ऑफ रैशनैलिटी होता है। कि कोई भी चीज़ जो रीज़न देना होता है वो दूसरे वो अल्फाज में कहता है जी कि ह्यूमन जो बिहेवियर है ना वो कंसीडर किया जाता है कि रेशनल, क्योंकि यही जो है ना गाइडेड किया जाता है बाय रीज़न एंड कन्वर्सली रेशनल व्हेन रीजनिंग इज एब्सेंट। तो जब रीजनिंग एब्सेंट होगी तो वो इरेशनल हो जाएगा। फिर डोलन टाइलर ने जो है ना उसने कॉइन किया था जी टर्म मीन्स एंड रैशनैलिटी दैट मीन्स इफ़ अप्रोप्रिएट मीन्स आर चूजन टू डिज़ायर एंड द डिसीजन इज रैशनल। कि अगर वो कह रहा है कि अगर जो एंड इरेशनली दैट मीन्स इफ़ अप्रोप्रिएट मीन्स आर चूजन टू डिज़ायर एंड द डिसीजन इज इरेशनल। के मीन्स आर चूजन कीजिए डिज़ायर एंड्स हों तो वो फिर डिसीजन जो होगा वो रैशनल होगा। फिर मिलर एंड स्टार ने कहा, उसने फर्दर एक्सप्लेन किया जी कि एंड रैशनैलिटी जो है ना अकॉर्डिंग टू देम जो है ना वन वे टू क्लैरिफाई मीन्स, यहाँ ये क्लैरिफाई कर होते हैं मीन्स एंड रैशनैलिटीज इज़ टू अटैच अप्रोप्रिएट क्वालिफाइंग एडवर्ब्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी के साथ जो है ना उसको अटैच किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन तीनों ने इसके बारे में रैशनैलिटी के बारे में कहा कि रैशनैलिटी क्या है जी कि रीज़न देना, मोस्टली जो है ना वो रीज़न के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करना, रीज़न के साथ आंसरिंग करना, डिसीजन बनाना। अब प्रेशर ग्रुप एंड जो डिसीजन मेकिंग, अब सबसे पहले तो प्रेशर ग्रुप होते हैं कौन से? प्रेशर ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है बीइंग आइडेंटिफाइबल बाय देयर लाइक। तो उनके लाइक के लिहाज से जो है ना लाइक माइंडनेस के वो सेम जो है ना उनका एक दिमाग होता है, एक एक चीज़ पे वो काम कर रहे होते हैं, उनके साथ जो है ना वो एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड दे डिज़ायर टू एक्ट एफिशिएंटली इफेक्टिवली इन मॉडलिटिंग द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन टू विच दे बिलोंग। तो उस सोसाइटी के जो है ना वो जो मॉड्यूल कर सकते हैं, जो इफेक्टिवली जो है ना डिज़ायर देख के एक्ट करते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं कम्युनिटी का, तो ये जो है ना प्रेशर ग्रुप होता है लोगों का। तो ये वेदर आइडियोलॉजिकल जो इंस्पायर होते हैं या ड्राइवन बाय सेल्फिश मोटिव फोर्स के थ्रू जो है ना वो होते हैं डेवलप, इनके अपनी कोई मोटिव फोर्स होती है, मोटिवेशन होती है। तो प्रेशर ग्रुप में वो कहता है इन द फॉर्म ऑफ मॉब हिस्टेरिया द प्रेशर ग्रुप कंस्टिट्यूट ए फोर्स टू बी रिकॉन्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द ओपिनियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको ये इफेक्ट करते हैं प्रेशर ग्रुप जो होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप के? हेल्प करना। अब क्योंकि ये लोग जो है लाइक माइंडनेस होते हैं, एक ही जो है उसी समझ लें कि ट्रैक पे ये भी होते हैं, तो इनका काम होता है कि ये हेल्प करते हैं और मेक करते हैं, टेकिंग करेक्ट डिसीजन में हेल्प करते हैं, सेव करते हैं डिसीजन, और जो है मेकर फ्रॉम टेकिंग ए बैड डिसीजन उससे बचाते हैं, और काज करते हैं विदड्रॉ ऑफ बैड डिसीजन से जो है ना वो बच जाएँ। प्रेशर ग्रुप विद इन जो इंस्टीट्यूशन अब उनका क्या काम है? तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं ना वो कहते हैं फार मोर इंपॉर्टेंट आउटसाइड द ग्रुप दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ व्हेन दे आर यूनिटी। तो जब वो यूनिटी में काम करते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्मूथ डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि जो है ना वो जब सब प्रेशर ग्रुप वाले सब साथ होंगे, क्योंकि वो एक ही लाइक माइंडेड होते हैं, तो उनके फिर जो है ना वो फैसले करने में आसानी होती है और वो फैसले फ़ायदेमंद होते हैं। एसोसिएशन एंड यूनियन, जब वो मिल जुल के यानी एसोसिएट होकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ, अलाउ करेंगे एसोसिएशन और यूनियन, तो वो जो है ना जनरली प्रोटेक्ट कर पाएंगे राइट ऑफ वर्कर्स वगैरह, और फेयर डील होगी, क्योंकि वो लोग जो है ना अक्लमंद हैं, वो लोग जो है ना रेशनल हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो जो है ना लाइक माइंडेड होते हैं, तो वो फिर जो है ना या मोटिवेट होते हैं, तो वो फिर इस तरह के डिसीजन बनाने में काफ़ी जो है वो इफेक्टिव साबित होते हैं। फिर पॉलिटिशियन वगैरह जो हैं जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो भी अगर जो है ना वो नॉट अनकॉमन साइड, वो उनका भी वो भी विजनरी होते हैं, वो भी काफ़ी चीज़ें जो है वो जज करते हैं। तो विजिटिंग एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रिकमेंडिंग और अपोजिंग ए टीचर होम दे हार्डली नो, तो वो फिर अगर किसी को नहीं जानते तो वो कहते हैं उसको अपोज करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स जो है ना वो कैंडिडली एक्सप्लेन किए जाएँ उनको, दो वो फिर जो है ना उसको सब्सिडाइज करेंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे रूल्स वगैरह, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, और डिफ़िकल्टीज जो हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर प्रेस वगैरह जो है कि जो कमर्शियल बिज़नेस वगैरह, वो कह रहा है कि इनका भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि लोगों की, क्योंकि प्रेस जो होती है वो वॉइस होती है, तो सोसाइटी में जो है ना प्रेस का यानी न्यूज़पेपर ये इन चीज़ों का बड़ा रोल होता है। सजेशन क्या है फॉर डिसीजन मेकर?
तो सजेशन है डिसीजन मेकिंग के लिए कि शुड एनालाइज करे प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करे कि द प्रेशर ग्रुप्स अपरेंट और इनविजिबल, फिर जो है ना वो ओपन माइंडेड हो, अटेंशन पे करे, वॉइस आर्टिकुलेटेड हो बाय द प्रेशर ग्रुप। तो ये कुछ जो है ना सजेशन है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करे और आइडेंटिफाई करे प्रेशर ग्रुप कौन सा है, वो अपेरेंट हो या इनविजिबल हो। फिर जो है ना वो माइंड ओपन माइंड हो, पेड करे ड्यू टेंशन और वॉइस जो है ना आर्टिकुलेटेड हो, वो हेजिटेट ना करे, ठीक है। मीट द स्पोक्समैन ऑफ द प्रेशर ग्रुप, तो वो फेस टू फेस डिस्कशन करे जो भी उनका जो है ना वो बंदा स्पोक्समैन है। फिर जो है ना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना उसको वेरीफाई करे और वर्जन ऑफ द प्रेशर ग्रुप देखे, डिस्कशन करे विद द स्पोकमैन प्रेशर ग्रुप के, और एक वीओ बनाए और उनके साथ कंप्रोमाइज़ करे, नेसेसरी कंप्रोमाइज़ ऑन प्रिंसिपल पे कंप्रोमाइज़ करे कि कुछ जो है ना वो उनके साथ मिलजुल के काम करने के लिए। फिर जो है ना मेकर शुड जो है ना वो चूज़ राइट फॉर्म, राइट टाइम फॉर राइट डिसीजन, राइट टाइम जो है ना राइट डिसीजन ले, खस्टी या लेट जो है ना वो डिसास्टर हो सकते हैं। तो वो ट्राई करे, प्रिपेयर करे ग्राउंड फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ सजेशन दे रहा है कि पीयर ग्रुप से अच्छा रिलेशन हो, पीयर ग्रुप के स्पोकमैन से वो कंप्रोमाइज़ कर ले, थोड़ा जो है ना अपने रूल प्रिंसिपल वगैरह पे कंप्रोमाइज़ कर ले, इंफॉर्मेशन रखे, उनके साथ मिल के काम करे, डिसीजन बनाने में जो है ना वो कुछ जल्दी ना करे बल्कि टाइम पे डिसीजन बनाए। फिर जो है ना उसके पास एबिलिटी हो, करज हो कि वो जो है ना साउंड बैकग्राउंड हो, एक्सप्लेन करे चीज़ों को कि वाई डिसीजन उसने टेक क्यों किया है, रीज़न दे। यानी प्रेशर ग्रुप जो है ना वो इन्वॉल्व करे उनको को जो है ना कॉन्फिडेंस हो उसके पास, टाइम इंटरफेयर ना करे एक दूसरे को इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना वो। फिर वो कहता है कि द डिसीजन मेकर मस्ट नॉट ऑलवेज रेजिस्ट एंड रिफ्यूट द ओपिनियन ऑफ द प्रेशर ग्रुप, इन केस ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही मस्ट बी थैंकफुल टू देम। तो वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में मस्ट बी थैंकफुल टू। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिसीजन पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। तो डिसीजन जो है ना वो एक आम फैसले होते हैं, डिसीजन बनाना कि क्या करना है आपने। फिर पॉलिसी एक बड़े लेवल पे, और स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने इस लिहाज से चलना है। डिसीजन तो आपने एक फ़ैसला करना है, टीचर भी कह सकते हैं कि आपने किस क्लास में पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, किसको कौन सा करिकुलम पढ़ना है। जबकि पॉलिसियाँ जो है ना ओवरऑल गवर्नमेंट लेवल पे लोग जो बनाते हैं कि कंट्री में जी इस दफ़ा जी एजुकेशन पॉलिसी बनी है कि इतना बजट हम देंगे और इतने स्कूल नहीं ओपन करेंगे। और स्ट्रेटजी होती है कि एक पूरा जो है ना स्ट्रेटजी के साथ आपने चलना है। स्ट्रेटजीज़ एग्जांपल के साथ वो कह रहा है एक्सप्लेन करें। पॉलिसी जैसे कि एजुकेशन की पॉलिसी होती है, सिंगल करिकुलम हम जो है ना पूरे मुल्क में इस्टेब्लिश करेंगे, एक ही करिकुलम होगा, तो ये पॉलिसी होगी। डिसीजन क्या टीचर ने फैसला किया या हेडमास्टर साहब ने फैसला किया है जी कि स्कूल में जो है ना इस तरह जो है ना आप यूज़ होगा जी, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा इस तरह। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स एंड फैक्टर विच अफेक्ट द डिसीजन। तो एलिमेंट्स और फैक्टर्स वगैरह में है ये सोसाइटी है जी, पीर ग्रुप वगैरह हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं डिसीजन को। फिर जो है ना स्कूल का जो है ना इन्वायरमेंट वगैरह या स्टूडेंट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें। फिर जो है ना रैशनल डिसीजन जो है ना वो कौन से स्टेप जो है ना वो रैशनल डिसीजन में करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले गोल आपके सेट होने चाहिए, आपके पास रीज़न होना चाहिए, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो तभी जो है ना जो आके रैशनल आपके डिसीजन होंगे और रीज़न होगा उसके पीछे। तो इफेक्टिवनेस कैसे होता है, वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स फॉर मेकिंग एजुकेशन डिसीजन। तो एजुकेशन डिसीजन बनाने के लिए जो है ना इफेक्टिवनेस यही चीज़ें हैं जी, कुछ जो है ना टेक्निक्स वगैरह यही यूज़ होती हैं कि आप जो है ना प्रॉपर वो उसकी आइडेंटिफाई करें, उसको मेथड्स वगैरह को, प्रिंसिपल वगैरह को फॉलो करें, कुछ रूल्स वगैरह हों, उसके फ़िलासफ़ी हो आपकी। तो इस तरह चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्टिव होंगी जब आप उनको, गोल आपके सेट होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन होगी, तभी जो है ना वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस होगी। और फिर जो है चेक एंड बैलेंस होगा। तो व्हाट इज़ द नेचर एंड रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं कि वो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनसे आपने हेल्प भी करनी होती है, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। वो जो है ना चीज़ों को टैकल करते हैं, तो उनसे आपका जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होना चाहिए। हाउ कैन डिसीजन मेकिंग इन एन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बी मोर वैलिड एंड रैशनल। तो पाकिस्तान में जो है ना वो रैशनल हो सकते हैं, लेकिन अभी इतना है नहीं है, क्योंकि जो है ना पाकिस्तान में करप्शन है या इस तरह की जो है ना एजुकेशन पे इतना काम नहीं होता, बजट पे इतना एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रैशनली ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना एजुकेशन ग्लोबली बहुत जो है वैलिड डेवलप हो गई है। तो पाकिस्तान में भी जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद मेडल और रैशनल बनाने के लिए डिसीजन बनाने होंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। इफ़ यू find anything useful in this video, then subscribe the channel, also like the video and share
link to others. Thank you for watching Educational Academy.